नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम त्रिफना कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा नगीना, तेरा कोई भी अंकुश नागराज नाम की दीवार को पार नहीं कर पाएगा। अब तुझे अंकुश छोड़ना होगा नगीना, वरना इस अंकुश का खतरा बना रहेगा। इस अंकुश को मेरे हाथ से दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती नागराज। हाँ, अगर मैं इसे खुद छोड़ दूँ तो की बात अलग है। अगर मैं इन सबको गुलाम नहीं बना सकती तो इनको होश में भी नहीं रहने दूंगी। अब ध्यान से सुनो नागराज, सुन ये को हाल, क्योंकि अब नागद्वीप की पूरी प्रजा मेरे आदेश पर चीतरे उतारने आ रही है। देख कि तू कितनों को सम्मोहित कर पाता है। और वहाँ से थोड़ी दूर पर, इससे पहले कि मैं ये कुंडलियाँ हमारे हड्डियाँ तोड़ दे, अगर अपना वार कर दो फेसलेस। विद्याचार्य का आदेश मिलते ही फेसलेस की पाउच से एक यंत्र बाहर जमीन पर आ गिरा। ये है तेरा वार, मेंढक जितना बड़ा यंत्र, तुम्हारी तरह इसको भी चूर चूर कर दूंगा। इससे पहले कि विशेंद्र का संपर्क त्रिस्मी यंत्र से होता, एक तेज बवंडर ने उसको हवा में उछाल दिया। ये यंत्र सिर्फ 1 मिनट तक तुझको हवा में उठाए रखेगा, फिर ये अपने आप बंद हो जाएगा। और तू ही सोच, जब ये उसकी ऊंचाई पर नीचे गिरेगा तेरा क्या हाल होगा। इस बवंडर को सिर्फ हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब 1 मिनट से पहले सोच ले, तू नीचे गिरकर मरना चाहता है या हमको आजाद करके बवंडर से बचना चाहता है। नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, वरना मैं राजा कैसे बनूंगा। लो, मैं इन दोनों को आजाद कर। शाबाश, और अब हमको तुम बंधक बनाते हैं। यंत्र से निकली रस्सियों के टुकड़े के ऊपर उठाकर विशेंद्र को जकड़कर शुरू कर दिया, और फिर हल्के होते बवंडर के साथ विजेंद्र नीचे आ गया। इनसे छूटने की कोशिश मत करना विशेंद्र, असफल रहोगे। ये तिलिस्मी रस्सियां हैं, जितना झटपटाओगे उतना ही और कसती जाएंगी। अब बताओ नागपाशा और गुरुदेव कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन गुरुदेव ने यहाँ के मृत राजा मणिराज की भस्म को नागपाशा की त्वचा के साथ मिलाकर कुछ रसायनों के साथ मिलाया और उसे एक अद्भुत यंत्र के अंदर रखा है। वह कुछ अजीब सी वस्तु बन रही है। राजा मणिराज की भस्म, नागपाशा की त्वचा और कुछ रसायन, क्या करना चाहता है गुरुदेव। कहीं उस यंत्र में आकर गर्भाशय जैसा तो नहीं है विशेंद्र, कुछ ऐसा ही है। ओ, मैं समझ गया गुरुदेव क्या कर रहा है। नर्थ होने जा रहा है फेसलेस, मेरे साथ आओ। हमको नागपाशा और गुरुदेव को रोकना होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन जाने से पहले मुझे तो खोल के जाओ। चले गए। नागद्वीप के भावी राजा को की ये दशा, इन सबको मृत्यु दंड दूंगा। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। नागपाशा, बस 1 घंटे बाद तुम नागद्वीप के सम्राट होगे। कभी नहीं। विदाचार्य, तू यहाँ पर कैसे पहुँच गया। इस बार मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा। और वहाँ से थोड़ी दूर एक और भीषण टकराव नागद्वीप को कांप रहा था। नागद्वीप की प्रजा को मैं तेरे अंकुश से कैसे मुक्त कराऊं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको मुक्त कराने से पहले यह अंकुश तेरे हाथ से गिराना होगा। मैं कह चुकी हूँ, ये असंभव है नागराज। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है नगीना, तुझे अंकुश गिराना ही होगा। नागराज समझता, मैं जल में सांस न लेने के कारण तड़प कर अंकुश गिरा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नागराज जल में मरेगा। नगीना ने मुझे किसी लचीले पारदर्शी खोल में ढक दिया है। अब मैं न तो सर्वशक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ, न इच्छाधारी शक्ति का रूप में बदलकर मुसीबत से बच सकता हूँ। और मुसीबत इस गुलाम शार्क मछली के रूप में मेरी तरफ बढ़ रही है। और इनके तेज दांत इस लचीले आवरण के ऊपर से भी मेरे शरीर को काटने की क्षमता रखते हैं। हमला कई तरफ से हो रहा है, बचना असंभव है। इनका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना होगा, और शार्क का ध्यान सिर्फ एक ही चीज खींच सकती है, खून की गंध। लेकिन इस आवरण के बाहर तो मेरा कोई सर्फ नहीं निकल सकता। मैं इसमें किसी खून की निकालने की खरोच तक नहीं मार सकता। सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे जान को दाव पर लगाना पड़ेगा। नागराज तेजी से शार्क के खुले मुंह के अंदर घुसता चला गया, और फिर अंदर से एक शक्तिशाली दबाव शार्क जबड़ा चीरता चला गया। खून की लकीरें पानी में तेजी से घुलने लगी, और खून की गंध मिलते ही शार्क की गुलामी पर उनकी भूख हावी हो गई। एक बेजुबान प्राणी बेकार में मारा गया। खैर, जब तक शार्कों का ध्यान अपनी छाती को खाने में लगा है, तब तक मुझे इस आवरण से निकलने का रास्ता तलाश लेना चाहिए। लेकिन इससे निकलूं कैसे। इस पर तो मैं जितनी भी जोर लगा रहा हूँ, रबड़ की तरह खिंचता चला जा रहा है। इसका लचीलापन खत्म करना होगा। शीतनाग, मुझे एक बार फिर तुम्हारी शीत फुकार की जरूरत है। शीतनाग की फुकार ने आवरण को जमा कर उसे कड़ा करना शुरू कर दिया, और इस बार नागराज की शक्ति के सामने आवरण टिक नहीं पाया। ये आज़ाद हो गया। इस पर दूसरा वार करना होगा तुरंत। नहीं नगीना, अब तुझे वार करने का मौका मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज़ की तलाश में तुझे समुद्र में ले गया था वह मेरे सामने नजर आ रही है। कुछ ही पलों बाद जब नागराज नगीना की तरफ बढ़ा तो उसके हाथ में था जूता। नागराज मुझे जूते से पीटना चाहता है। तू क्या समझ रही है। मैं ये जानता हूँ नगीना, मैं तुझे जूते से नहीं बल्कि जूते में कैद उस ईल मछली से पिटवाना चाहता हूँ, जो स्पर्श करते बिजली का एक तेज झटका देती है, जो घोड़े को भी बेहोश कर दे।
नागराज अब नागद्वीप वासियों को मुक्त करने जा रहा है, लेकिन वे जिंदगी से मुक्त कर देंगे। नगीना तो इस झटके से तंत्रिक होने के कारण बच गई, लेकिन उसका अंकुश हमेशा के लिए समुद्र के अतल गहराइयों में खो गया है। अब मुझे नागद्वीप की प्रजा को अंकुश से मुक्त कराना है, क्योंकि जिनके शरीर में मैं अंकुश घुसा चुकी हूँ वो भी मेरे गुलाम हैं। और उसी वक्त नागद्वीप की उस गुप्त गुफा में ये बचकर जाने ना पाए नागपाशा। प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। तू वह प्राकृतिक कार्य कर रहा है गुरुदेव, इसलिए तेरी यंत्र को नष्ट करने में प्राकृतिक शक्तियाँ भी हमारा साथ देगी। हम बचे ना बचे, लेकिन हम तेरे यांत्रिक गर्भाशय को नष्ट करके ही जाएंगे। उससे पहले मैं तुम दोनों को नष्ट कर दूंगा बुड्ढे। हमसे पहले ये गर्भाशय नष्ट होगा नागपाशा। ये कैसा यंत्र है जो मुझ पर डंक जैसी किरणें छोड़ रहा है और इस पर मैं अपना डंक मारता हूँ। देख, टुकड़े टुकड़े हो गया तेरा तिलिस्मी यंत्र। ये तिलिस्मी यंत्र है नागपाशा, इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। देख, इसके अंदर कई ऐसे सारे यंत्र भरे हुए हैं और इसमें से हर यंत्र के अंदर एक ऐसे ही यंत्र भरे हुए हैं। तू खत्म करता जा, ये बढ़ते जाएंगे तेरे रक्त बीज की तरह। गुरुदेव बचाओ, ये तो मेरा सारा बदन सुझा देंगे। मुझसे मदद क्यों मांग रहा है मूर्ख? मैं तो खुद व्यस्त हूँ। केंटुकी से मदद मांग। केंटुकी नागपाशा को अतिरिक्त शक्ति दे। दूर लैब में बैठे केंटुकी ने यंत्रों से कुछ छेड़छाड़ की और नागपाशा शरीर चमकने लगा। मैं ऊर्जामयी हो गया हूँ। अब ये यंत्र मुझ पर वार करते ही खुद झटका खाकर नष्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह से मैं तुझे नष्ट कर दूंगा फेसलेस। हमको पहले से ही आभास था कि हमारे तिलिस्मी यंत्र से बचने के लिए तो ऐसा ही कुछ करेगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। अब तू जहाँ भी पैर रखेगा वहीं विस्फोट होगा, क्योंकि मैंने तिलिस्म द्वारा जमीन में विपरीत ऊर्जा दौड़ा दी है और विपरीत ऊर्जा आपस में मिलती है तो विस्फोट करती है। वेदाचार्य इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है और इस बार इसके साथ खतरनाक फेसलेस भी है। इसकी पोती नहीं, ये गर्भाशय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगले ही पल गुरुदेव के वार ने गुफा के बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता चट्टानों से बंद कर दिया। ये क्या किया गुरुदेव? अब हम भागेंगे कैसे? तुमने सचमुच ये वार करके बहुत बड़ी भूल कर दी है गुरुदेव। भूल नहीं, अकलमंदी की है वेदाचार्य। अब तुम ये खबर लेकर नागराज तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, जब कि मैं केंटुकी की मदद से यंत्र सहित यहाँ से किसी भी स्थान पर चले जाएंगे अपनी प्रक्रिया की जारी रखने के लिए। केंटुकी दूर परीक्षण करो। अगले ही पल नागपाशा, गुरुदेव और सभी यंत्र अदृश्य होने लगे। घुट घुट कर मरना वेदाचार्य और जाति सांस के साथ मुझे याद करना अपने काल को। हम फंस गए हैं फेसलेस। मेरे पास गुरुदेव की इस चाल का काट है, लेकिन अगर वह काट लेकर मैं नागराज तक पहुंच सकता हूं, अब गुरुदेव सफल होकर ही रहेंगे। नागराज तक खबर या काट पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि नागराज के सामने उसकी मौत के रूप में मौजूद थे नागद्वीप की सब जनता। मारो, मार डालो नागराज को, यह हमारी स्वामिनी नगीना का आदेश है। अब मौत से बचकर दिखा नागराज, देखूं कि तू हजारों छतरी नागों से पहले कैसे निपटता है। मेरे शरीर में इतना विष है नगीना, जो हजारों तो क्या लाखों सर्पों को ही बेहोश कर दे। मेरे शरीर में इतने सर्प है जो तेरे सारे अंकुशों को निकाल फेंक सके। और अगर तुम्हारी पुकार को मेरा तंत्र मुंड बीच में ही पी जाए और मेरे गुलामों तक न पहुंचने दे, तो क्या करोगे नागराज? मेरे खजाने के रत्नों ने नगीना की तंत्र शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। वह मेरे वार को बेकार कर रही है और ये धारदार हथियार मेरे अंग काटने पर उतारू हैं। अब मुझे भी एक सेना का इंतजाम करना होगा, ताकि मैं शांति से इस मुसीबत के निपटने का रास्ता सोच सकूं। शीतनाग कुमार, सोडांगी, नागू और मेरे शरीर में बसने वाले तमाम इच्छाधारी सर्प मेरे शरीर से बाहर आओ और नागद्वीप वासियों से टक्कर लो। पर ध्यान रहे, हमको इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनको अंकुश से मुक्त कराना है। नागराज के शरीर से सैकड़ों सर्प बाहर आने लगे। वाह नागराज, अद्भुत है तू और अद्भुत है तेरी शक्तियाँ, लेकिन नगीना तुझे अपने अरमानों पर पानी नहीं फेरने देगी। जैसे ही तेरे पलड़ा बारी होगा वैसे ही मैं भी युद्ध में कूद पड़ूंगी। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। नागराज को राहत तो जरूर मिली, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इनमें से कुछ के अंकुश को तो मैं सूक्ष्म सर्पों से ढक सकता हूँ, लेकिन नागद्वीप वासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो इनको मुक्त करने के लिए महीनों लग जाएंगे। सम्मोहन ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इनको एक साथ सम्मोहित करूँ तो कैसे? सम्मोहन आंखों से होता है और इनकी इतनी बड़ी भीड़ को सम्मोहित करने के लिए मेरी आंखों का साइज कम से कम एक पूरे इंसान जितना बड़ा होना चाहिए, ताकि ये सभी एक साथ मेरी आंखों में देख सके, और यह संभव है। नागराज ध्वंसक सर्प के एक स्थान पर छोड़ता है और वहीं पर रेत को पिघला ले गई। ये नागराज अपने ध्वंस जमीन पर मारकर क्या कर रहा है? क्या करना चाहता है नागराज? रेत पिघलकर शीशे में बदल रही है और शीशा रेतीली जमीन में गड्ढा हो जाने के कारण एक खास आकार ले रहा है, एक लेंस का आकार, विशाल लेंस। और कुछ पलों बाद, नागद्वीप के वासियों इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नागराज। देखो, गौर से देखो मेरी आंखों में और देखते रहो। अब तुम मेरे सम्मोहन के वश में हो। अंकुश
के वश में नहीं हो। तुम मेरा हुक्म मानो, उखाड़ फेंको ये अंकुश अपने इस शरीर से। नागराज का सम्मोहन बहुत शक्तिशाली है। नागद्वीपवासी अपना अंकुश निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। यह नहीं होगा नगीना, ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने देगी। तूने लेंस तोड़ दिया नगीना, लेकिन अब तक आधा नागद्वीपवासी अंकुश निकाल चुके हैं। अब वे मेरे वश में नहीं हैं। लेकिन आधी जनता भी अंकुश के वश में है नागराज। अब आजादों और गुलामों के बीच जंग होगी, खून की नदियां बहेगी, मिट जाएगा नागद्वीप। अगर ये मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। थोड़ी ही दूर पर चट्टान बहुत भारी है, इनको हटाकर रास्ता खोल पाना असंभव है। हम बंद हो गए हैं फैसला, अब एक ही रास्ता है। नागराज या कालदूत से मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है दादाजी, मेरा मतलब वेदाचार्य है। आप पीछे हटिए, रास्ता मैं खोल देती हूँ। अंदर आते समय मैं कुछ तिलिस्मी विस्फोटक गुफा के द्वार पर छोड़ आया था और उसको यहाँ से संचालित करना फोड़ सकता हूँ। ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको कसरत करता देखकर मजा आ रहा था। अब आप पीछे हटिए, मैं रास्ता खोल देता हूँ। लेकिन योजना है क्या? अब जल्दी करो फैसला, हमको गुरुदेव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपनी योजना पूरी कर लेनी चाहिए। और उधर नागद्वीप वासियों के दो गुट एक दूसरे के सामने युद्ध करने के लिए तैयार थे। देखो नागराज, देखो नागद्वीप का विनाश। मेरे आदेश पाते ही मेरे गुलाम दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। अब तो आदेश नहीं देगी नगीना, बल्कि आदेश लेगी मुझसे। विसर्पी, आपका पीछा करना अंकुश ने कैसे छोड़ा महात्मा? काल सर्पी से लड़ते लड़ते अंकुश एक एक गायब हो गए नागराज। मैं समझ गया, चूंकि अंकुश आपके शरीर में घुसा नहीं पाया, इसीलिए नगीना के हाथ से अंकुश गिरते ही वह गायब हो गई। लेकिन यह घटना हुए तो थोड़ी देर हो गई। इस दौरान आप क्या कर रहे थे? विसर्पी को होश में लाने की चेष्टा कर रहा था नागराज। हम जानते हैं कि नगीना को रोकने का सबसे आसान उपाय राजदंड ही है। गुलामों पर तेरा आदेश चलता है और तुझ पर मेरा नगीना। अब अपने गुलामों को आदेश दे कि अंकुश को निकाल फेंके। मैं राजदंड की आज्ञा का विरोध नहीं कर पा रही। गुलामों, अंकुश को अपने शरीर से निकाल दो। नगीना के हुक्म का पालन हुआ और नागद्वीपवासी अपने सामान्य अवस्था में लौट आए। अब मैं तुझे राजदंड की शक्ति से बंदी बनाती हूँ नगीना। तुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। चलो नगीना, और उसके अंकुश का आतंक समाप्त हुआ। अब हम कुछ पल चैन से बैठ सकेंगे। नहीं महात्मा, नागद्वीप पर नगीना से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वेदाचार्य, कैसा खतरा वेदाचार्य? आप तो गुरुदेव और नागपाशा के पीछे गए थे। नागद्वीप के कारण पूरे विश्व पर खतरा मंडरा रहा है महात्मा कालदूत। खतरा उनके ही कारण है। गुरुदेव राजा मणिराज की भस्म और नागपाशा की त्वचा से एक बालक पैदा कर रहा है, कृत्रिम गर्भाशय द्वारा। और अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो वह मणिराज का पुत्र होगा, नागद्वीप का वारिस। और उसका आधा पिता होने के कारण नागपाशा भी नागद्वीप का कार्यकारी सम्राट। फिर नागद्वीप का खजाना भी उसका होगा और त्रिफना की मूर्ति भी। अभी हमारे नहीं है दादाजी, नगीना यहीं पर है बंदी अवस्था में, और वे 3 मणियाँ भी इस वक्त इसके कंठहार में हैं। नागराज इनको अपने पास रख सकता है और मणियाँ बगैर त्रिफना की मूर्ति बेकार है। यह तो बात सही है नागराज, नगीना का कंठहार उतार लो। ठीक है दादाजी। नागराज के हाथ आगे बढ़ते ही नगीना एकाएक अदृश्य हो गई। ये क्या? नगीना अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से गायब हो गई है। यह संभव नागराज, राजदंड के बंधन में कैद प्राणी की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। नगीना अपने तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकती थी। कुमारी विसर्पी सत्य कह रही है, मुझे यहाँ पर किसी और शक्ति का आभास हो रहा है। ऐसी शक्ति जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह तांत्रिक शक्ति है महात्मा, गुरुदेव की तांत्रिक शक्ति। वही नगीना को उठा ले गया मणियाँ हासिल करने के लिए। अब एक ही उपाय है, त्रिफना को बचाने का। नागद्वीप का शासन और राजदंड नागपाशा के हाथ में नहीं जाने चाहिए, और ऐसा करने का एकमात्र रास्ता है नागराज और विसर्पी का विवाह। आपका सुझाव तो दिल को खुश करने देने वाला है वेदाचार्य, लेकिन इस विवाह से हासिल क्या होगा? अगर उस शिशु का पैदा होने से पहले नागराज और विसर्पी का विवाह हो गया तो नागराज नागद्वीप का सम्राट बन जाएगा। परंतु यह विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए, वरना अगर वह शिशु पहले पैदा हो गया तो नागद्वीप का सम्राट होगा नागराज, विसर्पी नहीं। उस बच्चे का आधा पिता होने के कारण शासन नागपाशा के हाथों में चला जाएगा, राजदंड भी चला जाएगा और त्रिफना भी। अगर नागराज और विसर्पी को इस विवाह पर आपत्ति नहीं है तो अभी सारे नागद्वीप को न्योता भेज देता हूँ। बड़ी धूमधाम से होगी शादी। नहीं महात्मा कालदूत, ये शादी गुप्त रूप से होगी ताकि नागपाशा गुरुदेव को इसकी भनक तक न लग पाए। ठीक है, तुम दोनों का क्या कहना नागराज विसर्पी? इस बात पर विचार करने का समय है ही नहीं महात्मा। अब हमारी हामी कोई मायने नहीं रखती। अगर दुनिया को खतरे से बचाना है तो विवाह करना ही होगा। मेरे विचार भी नागराज जैसे है महात्मा। ठीक है, राज पुरोहित को बुलाओ और विवाह की तैयारी शुरू करो। आनन फानन में कालदूत की गुफा में मंडप लगाया गया और मंत्रोच्चार के साथ विवाह की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक समय में 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थी, एक ब्रह्मांड के विनाश के लिए और दूसरी ब्रह्मांड की शांति के लिए। नागपाशा सिर्फ कुछ पलों की देर है, फेरे हो चुके, सिर्फ एक फेरे की देर है।
उसके आंसू जिसने मेरे और मेरे द्वीप के लिए कई बार अपने आप को खतरे में डाला, मुझ पर कई एहसान है इसके। वैसे भी किसी और का दिल दुखाकर मैं सुखी नहीं हो सकती, कभी नहीं। रुक क्यों गई विसर्पी, फेरा पूरे करो। नहीं महात्मा, यह विवाह नहीं हो सकता। क्यों विसर्पी, एकाएक ऐसा क्या हो गया? नागराज को नागद्वीप का सम्राट बनने का एक दूसरा रास्ता भी है। आप उसे सम्राट घोषित कर दे और नागद्वीप की प्रजा का समर्थन भी ले ले। मैं नागद्वीप की शासक पद से छोड़ती हूँ। छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम वैसे भी अब नागद्वीप की शासक नहीं रही विसर्पी। ये नागपाशा है, लेकिन इसने राजदंड कैसे उठा लिया? राजदंड इसके वश में कैसे आ गया? फिर राजदंड की नहीं, राजदंड से खजाना खोलकर मैंने त्रिफना को भी हासिल कर लिया है। लेकिन कैसे? इस शिशु की वजह से, मणिराज की भस्म और नागपाशा की कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए अब ये नागद्वीप का सम्राट है और इसका आधा पिता नागपाशा कार्यकारी सम्राट है। यही नहीं, राजदंड की शक्ति से अब नगीना भी हमारी गुलाम है और उसने तीनों मणियाँ हमें सौंप दी है। नागपाशा त्रिफना के मस्तक पर मणियाँ स्थापित करो और भूत, भविष्य और वर्तमान के राजा बन जाओ। मणियाँ खाँचों में स्थापित होते ही पूरा वातावरण एक चमक और गर्जना से भर गया। कुछ करिए महात्मा कालदूत, रोकिए इन दुष्टों को। ये अब हमारे सम्राट है विसर्पी, इनके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप नहीं करोगे तो मैं करूँगा महात्मा कालदूत। मैं नागद्वीप की प्रजा नहीं हूँ, त्रिफना छीन लूँगा इससे। तूने मुझे त्रिफना की शक्ति का दिखाने का मौका दे दिया नागराज। अब मैं त्रिफना की शक्ति तुझे भविष्य में फेंक दूंगा, तेरे उस भविष्य में जहाँ तू बूढ़ा और अशक्त है और तेरे दुश्मन है भविष्य के हथियार से लैस हजारों मानव। और इसी के साथ त्रिफना कॉमिक्स का अंत होता है और इसका अगला भाग महायुद्ध है, जो जल्दी हम इसको लेके आपके सामने पेश होंगे। भाइयों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।